Chapter 23. वाओ माँ, छोटी माँ, दिस इज अमेजिंग। लेकिन पता नहीं क्यों, पर ये जगह मुझे बहुत देखी देखी सी और जानी पहचानी लग रही है, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। Diya said, looking around, both impressed and confused. Indira and Devika smiled at her fondly. Indira lovingly patted her head and said, शायद इसलिए क्योंकि तुम एक्सीडेंट के पहले अक्सर यहाँ आया करती थी। शायद, वैसे कहना पड़ेगा। I'm impressed. काश कि हम एज ए सोसाइटी भी इतनी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग रह पाते। अगर हर एक स्कूल और कॉलेज में इतनी माइंडफुल टीचिंग और हीलिंग हो पाती तो हम एज ए सोसाइटी बहुत आगे रहते ना, दिया सेड। हाँ, जैसे लोग वैसे नेता। हमारे देश की और हमारे सोसाइटी की इस हालत के लिए हमारे ही लोग तो जिम्मेदार हैं, और हमारे सोसाइटी को बदलने में तो और 1000 साल लग ही जाएंगे, और वो भी अपने आप नहीं होगा। हम लोग इंतजार करेंगे कि कोई ग्रेट पर्सन आएगा और वो अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा दुनिया को बदलने के लिए, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। इट्स अ सैड रियलिटी, बट रियलिटी नॉनदलेस, इंदिरा सेड। चलो लाडो, हम सब अंदर जाके बात करते हैं, देविका सेड। They soon went inside and sat in Indira's office. Diya took her time looking around and observing all the surroundings. Finally, after settling down, she looked at Devika and Indira and asked, "माँ, क्या ये फाउंडेशन आपने शुरू किया है?" Diya asked Indira. Indira shook her head in no and said, नहीं लाडो, ये फाउंडेशन तो तुम्हारी दादी ने शुरू किया था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी और उनके माँ और पापा ने उन्हें कभी पढ़ने नहीं दिया, तो वो चुप चुप के स्कूल के बाहर बैठ के क्लासेस सुनती थी। एक दिन उनके पापा को पता चल गया और उन्होंने तुम्हारी दादी को बहुत मारा और उनकी शादी तय कर दी। उस वक्त वो बस शायद 12 या 13 साल की थी, और उनके लाख मना करने के बावजूद उनके माँ और पापा नहीं माने और उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। लेकिन उनके बड़े भाई उनसे 13 साल बड़े थे और अच्छे खासे पढ़े लिखे भी थे, और उनसे अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई और वो अपने बहन को बीच रात घर से उठाकर भाग गए। कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले भी कई बार तुम्हारी दादी को उस घर से बाहर निकालने की और उन्हें पढ़ाने लिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी कोशिश की सजा तुम्हारी दादी को मिलती। इसीलिए कुछ साल बाद उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन की जबरदस्ती शादी कर रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया, इसलिए वो अपनी बहन को घर से चोरों की तरह उठाकर लेकर आ गए। मुंबई आकर उन्होंने अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया और उन्हें बहुत ही ज्यादा ब्रेव और स्मार्ट बनाया, एंड फाइनली वो डॉक्टर भी बन गई, इंदिरा सेड स्माइलिंग. She was lost in thoughts and memories of the story she had heard both from her in-laws and also from her husband. हाँ, ये बात तो मैंने भी सुना है कि उनके भाई ने कभी उन्हें औरत होने की सजा नहीं दी, और ना ही उन्हें कभी खुद से कम समझा, और ना ही उन्होंने अपनी बहन को कम समझने दिया, और इसीलिए शायद वो बहुत ही ज्यादा बहादुर और निडर बन गई। कहते हैं कि उसी वक्त में वो बहुत सारे एजिटेशंस में पार्ट लेती थी, और ऐसे ही एक दंगे में वो तुम्हारे दादू से मिली, देविका सेड, लाफिंग लाइटली. इंदिरा ऑल्सो स्माइल्ड एंड सेड, हाँ, कभी दंगे में तो कभी किसी कैफे में तो कभी किसी मेले में या फिर किसी थिएटर में, ऐसे ही मिलते मिलते दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया. और उन दोनों की शादी के कुछ साल बाद एक दिन वो सड़क पे गाड़ी से जा रही थी कि उन्हें एक 10 साल की छोटी बच्ची बहुत बुरी हालत में मिली थी, और उन्होंने उस बच्चे को बचाया. उसके बाद ही उन्होंने ये फाउंडेशन बनाने का फैसला किया था, देविका said, smiling sadly. Diya could instantly sense the sadness around her. How the atmosphere changed from happy to sad, somewhere even painful. She turned to Devika and asked, वो बच्ची कौन थी छोटी माँ? Devika looked at Diya with tears in her eyes and said, वो मैं थी बेटा. Diya's eyes widened in shock. She turned to look at Indira for confirmation, and Indira silently nodded her head in a yes, with tears in her own eyes. Diya's eyes welled up in tears, imagining how much a little 10-year-old child must have endured. Diya immediately stood up and hugged Devika. Devika hugged her back and smiled sadly. She cleared her throat and said,
Once the both of them calmed down a little, the both of them separated and went back to take their respective seats. Devika cleared her throat and said, वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि मेरी माँ की शादी बस 9 या 10 साल के बीच में हो गई थी और उस वक्त मेरे पापा शायद 22 साल के थे। उस समय तो ये सब कॉमन था ना। और मेरी माँ मेरे भाई के साथ 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुई थी और मैं उन्हें 17 साल की उम्र में हो गई थी। जाहिर सी बात है कि वो उस शादी में बिल्कुल खुश नहीं थी। मेरे पापा उन्हें बहुत मारते थे और उस वक्त तो कोई काम करने वाली बाई या फिर कोई वॉशिंग मशीन और स्टफ भी नहीं होता था, तो उस छोटे से उम्र में उन्हें घर का सारा काम भी करना पड़ता था और खुद बच्ची होने के बावजूद 2 छोटे बच्चों को भी संभालना पड़ता था। सबसे पहले उठती और सबसे आखिरी में सोती और पापा के गुस्से और उनके अब्यूज को भी सहना पड़ता था। उस नरक की जिंदगी के अलावा उन्हें और कोई जिंदगी पता ही नहीं थी। और तुम्हें पता है, मुझे एक वक्त भी ऐसा याद नहीं जब उन्होंने कभी भी खुद के लिए कुछ भी किया हो। यहाँ तक कि अपने पसंद का खाना भी मैंने उन्हें कभी खुद के लिए बनाते हुए नहीं देखा। Devika said, wiping the tears that were now freely flowing from her eyes. She looked up at Diya and smiled sadly through tear-filled eyes and said, लेकिन शायद माता रानी से उनका दर्द और देखा नहीं गया। और जब मैं 10 साल की थी तब माँ बहुत बीमार पड़ गई और शायद मेरे पापा को लगा कि अब बेटी का बोझ भी हल्का करने का वक्त आ गया है और उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। और जब पापा ने माँ को बताया तो माँ ने साफ मना कर दिया, लेकिन पापा नहीं माने और गुस्से में आकर उन्होंने माँ के उस बीमार हालत में भी उन्हें बहुत मारा, इतनी कि माँ बेहोश हो गई। और मैं जब माँ को बचाने गई तो उन्होंने मुझे भी बहुत मारा। मैं ऐसे ही रोते रोते माँ के पास सो गई। पता नहीं कब माँ उठी और पीछे के दरवाजे से मुझे लेकर घर छोड़कर चली गई। वो मुझे उस हालत में भी पता नहीं कितनी दूर लेकर चलती रही। शायद उनके जाने का वक्त आ गया था, इसीलिए वो मुझे अपनी गोदी में लेकर एक पेड़ के नीचे सो गई। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि हम घर में नहीं थे और मैं माँ को उठाते आसपास देखने लगी तो दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। मैंने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उठी नहीं और मैं वैसे ही रोते रोते पता नहीं कब बेहोश हो गई। पता नहीं कितने दिन बीत गए या फिर शायद सिर्फ कुछ ही घंटे थे जब मुझे वापस होश आया। होश आने के बाद देखा तो मैं माँ के साथ पेड़ के नीचे नहीं थी, बल्कि किसी कमरे में थी और मेरी माँ मेरे बाजू के बिस्तर पे लेटी हुई थी। मैं अपने बिस्तर से उठी और माँ के पास गई तो देखा कि माँ तो अभी भी सो रही है। मैंने उठाया तो वो उठी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर तुम्हारी दादी आई और उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और मुझे रोने दिया। रोते रोते मैं वापस से बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब मैं उठी तो पता चला कि मेरी माँ का अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं और मैंने देखा कि मेरी माँ के माथे पे सिंदूर लगाया गया था। मैं उनके पास गई और मैंने उनकी सिंदूर मिटा दी। माना कि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन गांव में बहुत ही छोटी सी उम्र में ही ये सारी चीजें हमें सिखा दी जाती हैं। और उसके बाद मैंने अपने ही हाथों से उनकी अर्थी भी जलाई। She gave Diya a sad and painful smile and continued saying, शायद मैं इस देश की और उस समय की पहली लड़की थी जिसने अपनी माँ की अर्थी जलाई। मैं शुक्रगुजार हूँ कि किसी ने संस्कार और संस्कृति के नाम पर मुझे रोका नहीं। शायद कहीं ना कहीं मेरे माँ की आखिरी विदाई मेरे हाथों होना मेरे पापा या फिर मेरे भाई के हाथों होने से तो बेहतर था। और ये बात शायद सबको पता थी। Diya and Devika hugged each other again, this time tighter, with tears streaming down their faces. The pain Devika and her mother had gone through at such tender ages stayed with her. They stayed like that for a moment. Devika patted her on her head and said, "Lado, मैं ठीक हूँ बेटा." Diya was amazed to see the woman in front of her, a woman
whose childhood was mired through violence, and just pain of watching her mother suffer, and pain of betrayal by her own father, and the death of her mother at such a tender age. It's a stark contrast to the woman that she knew as her Choti Ma, who was always smiling and laughing and cracking jokes and trying to do everything in her power to make Diya feel better. Diya just nodded her head, hearing Devika say that she was fine, but she knew that she wasn't, and it was okay. Something in her told her that Devika, even though she was hurting, she was still a warrior, and a very strong one at that, and she was so proud of her Choti Ma. Diya nodded her head slightly and looked up at her with red-rimmed eyes and asked her, Choti Ma, क्या आपने अपने पापा और भाई से वापस कभी मिली थी? Devika smiled at her and said, तुम्हारे छोटे पापा ने पता किया था उनके बारे में. पता चला कि मेरे माँ के घर छोड़ के जाने के बाद गांव में मेरे पापा की बहुत बदनामी हुई थी, और मेरे पापा की कोशिश करने के बावजूद किसी ने उन्हें अपनी बेटी नहीं दी शादी में. और पता चला कि मेरे माँ के जाने के कुछ साल बाद मेरे भाई की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई, और मेरे भाई के जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए और उन्हें शराब की लत लग गई. पता चला कि कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई, और मैंने उन्हें आखिरी बार उसी वक्त देखा था. उनके अंतिम संस्कार तुम्हारे छोटे पापा ने ही की थी. मैं तो बस इस बात से खुश थी कि जिसने मेरे माँ को मार डाला वो अब इस दुनिया में नहीं रहा. She made Diya pull away from her and looked at her seriously before saying, लाडो, याद रखना, इस दुनिया में न कोई इंसान और ना ही कोई रिश्ता तुम्हारी खुद की खुशी और आत्मसम्मान से बढ़कर है. याद रहे, तुम्हारी खुशियाँ हम सबके लिए ज्यादा जरूरी है, और वो तुम्हारे लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए. ठीक है? And she hugged her again. Diya nodded her head, understanding the seriousness behind Devika's words. हाँ लाडो, मैं देविका के इस बात से सहमत हूँ. औरतें और मर्द एक ही सिक्के के दो अलग पहलू हैं. किसी को भी ये हक नहीं या फिर ये अधिकार नहीं कि वो हमें नीचा दिखाए. एक स्त्री होना कोई पाप नहीं है, लेकिन इस समाज ने हर मोड़ पर एक स्त्री होने के लिए हमें दोषी ठहराया है, जो कि गलत है. और इस समाज की हर एक गलती का हिसाब माता रानी खुद लेंगी. लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम कभी भी खुद को किसी से भी कम मत समझना. ठीक है? Indira said, looking at Diya seriously. Diya wiped her eyes and separated from the hug. She looked at Indira and said, जी माँ, छोटी माँ, दादी सा का नाम क्या था? Trinayani Devi, both Devika and Indira said in unison. Well, with that, we've come to the end of this chapter, ladies and gentlemen. I hope you all enjoyed it. Please do leave your feedback in the comment section below. And do subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram to never miss another update. Thank you very much for taking the time to listen to this chapter. Until next week, bye-bye.